एएस फिजिक्स। जी। राइट, तो वो अच्छा किया। जी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकंड क्लास फॉर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने पिछली क्लास में किया था। एंड दैट वाज, वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट कि मॉलिक्यूल्स कुछ तरीके के ऐसे होते हैं जिनको तोड़ा जा सकता है और उसमें से एनर्जी रिलीज की जा सकती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स का हमने एग्जांपल भी लिखे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स विच आर आल्सो नोन एज फैट्स, फिर वाटर भी हो गया और न्यूक्लिक एसिड्स भी हो गए जिसमें डीएनए और आरएनए भी आता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जा सकता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो प्रोसेस है इन सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का और उसमें से एनर्जी रिलीज करने का, ये तो एक केमिकल रिएक्शन है। और ऐसे सारे केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द सेल। बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब ऐसे रिएक्शंस जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व करते हैं। इस सारे रिएक्शन को एक नाम दे दिया जाता है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। फिर हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, पॉलीमर, मोनोमर, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। एक एक करके वो देख लेते हैं। पॉलीमर में पॉली का मतलब होता है मैनी, और पॉलीमर एक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स साथ में जॉइंट होते हैं एंड टू एंड। कभी कभी चेन भी होता है लेकिन डिपेंड्स ऑन द पॉलीमर कि वो कौन सा पॉलीमर है। मोनोमर, मोनो का मतलब होता है वन, इसलिए मोनोमर का मतलब होता है सिंगुलर मॉलिक्यूल। अब डिफरेंट डिफरेंट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं मोनोमर के और पॉलीमर के। सो फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो मोनोमर है उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड, क्योंकि सैकेराइड का मतलब होता है शुगर और कार्बोहाइड्रेट खुद भी शुगर ही है, इट्स अनदर वर्ड फॉर शुगर। So the monomer for carbohydrates is monosaccharides. The polymer for carbohydrates is polysaccharide. Polymer for proteins, polypeptides. Polymer for nucleic acids, polynucleotides. अब दो polynucleotides का एग्जांपल डीएनए एंड आरएनए, जो इंशाल्लाह चैप्टर 6 न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे डिटेल में डीएनए और आरएनए के बारे में। तो यहाँ पे मैंने पॉलीमर के लिख दिया था। होमो और हेट्रोपॉलीमर भी हमने देखा था। होमो का मतलब होता है सेम, इसलिए होमो पॉलीमर का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीमर, एक ऐसा लार्ज मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स हैं और वो सेम मोनोमर्स हैं विच आर जॉइंट टुगेदर। अब हेट्रोपॉलीमर में क्या फर्क है? अगेन इट्स अ लार्ज मॉलिक्यूल, अगेन इट्स मेड ऑफ मेनी मोनोमर्स, लेकिन मोनोमर जो है वो अलग अलग है, हेंस द वर्ड हेट्रो। जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दिया जाता है और उसमें पानी का भी लॉस हो रहा होता है, तो दो चीजें, केमिकली कंबाइन कर दिया जाता है और पानी का भी लॉस हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। इस कंडेंसेशन रिएक्शन का रिवर्स, मतलब पहले पानी लूज हो रहा था, अब पानी प्रोड्यूस हो रहा है। पहले केमिकली कंबाइन हो रहा था, अब केमिकली ब्रेक हो रहा है। इस तरीके की रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। फिर हमने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा और उनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में देखा। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट मोनोसैकेराइड्स। अब एक डेफिनेशन मुझे और बतानी थी जो कि उस दिन रह गई थी, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। ये आखिरी डेफिनेशन थी। अच्छा, आपने कभी सुना है वर्ड मैक्रो या माइक्रो? कभी आपने ये दो वर्ड सुने? जी। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब बहुत छोटा और मैक्रो का मतलब बड़ा। मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा, बिल्कुल। तो द डेफिनेशन इज द एग्जैक्ट सेम। मैक्रो मॉलिक्यूल इज अ जायंट मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। लेकिन अभी तो हम पॉलीमर मोनोमर की बात कर रहे थे, मैक्रो मॉलिक्यूल कहाँ से आ गया? तीन तरीके के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। दूसरे तरीके के मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीपेप्टाइड्स, और तीसरे तरीके के मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन इसमें एक चीज है, ये पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स तो मैंने एक
और चीज के अंदर कैटेगराइज किया था, और वो चीज है यहाँ पे। इन तीनों को तो मैंने पॉलीमर के अंदर कैटेगराइज किया था। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर कैसे आ गया? मैक्रो मॉलिक्यूल इज अनदर वर्ड फॉर पॉलीमर। तो या तो मैं पॉलीमर लिखूं, या मैं मैक्रो मॉलिक्यूल लिखूं, एक ही बात है। सो आई कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। ये तो गई सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो हमने देखी थी वो थी मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स, वन, शुगर। इन मोनोसैकेराइड तीन तरीके के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जो दो तरीके के ग्लूकोज होते हैं उनका ओपन स्ट्रक्चर जो ज्यादातर नहीं पूछते हैं, रिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा पूछते हैं, अल्फा ग्लूकोज का और बीटा ग्लूकोज का। अल्फा ग्लूकोज में ये हो रहा था कि पहला और चौथे कार्बन आइटम में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वर प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन। बीटा ग्लूकोज में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑपोजिट में थे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल नीचे है तो यहाँ पे ऊपर है। हमेशा हमेशा हाइड्रोजन को नहीं देखना, हमेशा हमें देखना है हाइड्रोक्सिल को। अगर हाइड्रोक्सिल सेम साइड पे तो अल्फा ग्लूकोज है, हाइड्रोक्सिल अगर ऑपोजिट साइड पे तो बीटा ग्लूकोज है। पहली बात तो ये हो गई। तो ये तो था मोनोसैकेराइड्स। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स के यूजेस, और फिर उसके बाद डाइसैकेराइड्स, और फिर पॉलीसैकेराइड्स। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स? देखो, मोनोसैकेराइड्स के दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहले, दे आर यूज्ड एज अ एनर्जी सोर्स। मोनोसैकेराइड्स को, ग्लूकोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, उसको एनर्जी के तौर पे यूज करते हैं। एनी आइडिया इसको एनर्जी के तौर पे क्यों यूज करते हैं? इसमें से क्या खास बात है? ये जल्दी ब्रोक डाउन हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फैट्स। जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दैट्स वन पॉइंट। एक और पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है। CH2 यहाँ पे, C और H यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड। जी। तो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी होती है। तो कहीं भी अगर किसी मॉलिक्यूल, कोई भी सवाल आ सकता है एग्जाम में P2 के, कि ये मॉलिक्यूल है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है और इसमें बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो क्यों इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है भाई? इसलिए क्योंकि उसपे बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को अगर तोड़ें तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। सो बॉन्ड्स रिलीज high amounts of energy, release high amounts of energy when broken। तो अब यहाँ पे भी ग्लूकोज का ही अगर एग्जांपल देख लें, क्योंकि अभी तक हमने वही बनाया है, उसमें भी बहुत से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। फ्रक्टोज आगे जाके देखेंगे, गैलेक्टोज देखेंगे, उसमें भी बहुत कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। क्योंकि सबका फॉर्मूला तो एक ही है, C6H12O6। सारे हेक्सोज हैं और मोनोसैकेराइड्स भी इनको कह सकते हैं। So they are used as an energy source due to the large number of carbon hydrogen bonds। अच्छा, फिर दूसरा फंक्शन क्या है ऐसे मोनोसैकेराइड्स का? दूसरा फंक्शन ये है कि दे आर यूज एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर द बेसिक यूनिट फॉर मेकिंग लार्जर मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है इसका? अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करें, वन शुगर, डाइसैकेराइड टू शुगर्स, पॉलीसैकेराइड्स मेनी शुगर्स। तो जो डाइसैकेराइड है ये भी तो मोनोसैकेराइड से ही बना है, और पॉलीसैकेराइड भी मोनोसैकेराइड से बना है। सो दे सर्व एज द बेसिक यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग लार्जर मॉलिक्यूल्स। अगर मोनोसैकेराइड्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो देर इज नो चांस कि हम डाई या पॉलीसैकेराइड्स बना सकें। So they serve as the basic unit for producing larger molecules या macromolecules, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। अब डाइसैकेराइड्स में डाई का वर्ड यूज होता है।
और डाई का मतलब होता है टू। अब ये तो समझ आ गया कि दो शुगर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन ये दो शुगर्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज का पेस्ट करूँ, जो डायग्राम थी इस तरीके से, ये मेरा एक शुगर आ गया अल्फा ग्लूकोज का, और ये मेरा एक और शुगर आ गया अल्फा ग्लूकोज का। ये दो शुगर्स को अगर मैं साइड बाय साइड रख दूं, तो क्या इनको मैं डाइसैकराइड्स बोल सकता हूँ? मतलब इनके बीच में कोई जॉइन नहीं है, दे आर नॉट जॉइन टुगेदर, बस रखे हुए हैं, तो क्या मैं इनको डाइसैकराइड्स बोल सकता हूँ? नहीं। नहीं, क्योंकि ये जॉइंड ही नहीं है, दे आर स्टिल मोनो, एंड दिस इज ऑल्सो मोनोसैकराइड। मतलब टू बी कॉल्ड अ डाइसैकराइड, टू शुगर्स नीड टू बी जॉइंड टुगेदर। सो मैं यहाँ पे लिख दूं, टू मोनोसैकराइड्स आर जॉइंड टुगेदर। ये जो जॉइनिंग का प्रोसेस है, यही मेन चीज आती है डाइसैकराइड्स में। सो टू मोनोसैकराइड्स आर जॉइंड टुगेदर। अब सवाल ये है कि इसको ज्वाइन किस तरीके से किया जाए। इसको ज्वाइन करने के लिए करते हैं हम एक केमिकल रिएक्शन, जो कि बिल्कुल ऊपर मैंने बताया था। ये वाले केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं, कहाँ गया, कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब कि इस तरीके के रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा। लेकिन ये वाटर लूज कैसे होगा? वो ऐसे कि एक अल्फा ग्लूकोज यहाँ पे, ये मैंने इसके नीचे लिख दिया, ये वाला अल्फा ग्लूकोज इसके नीचे लिख दिया। और अब होगा ये कि जब दो अल्फा ग्लूकोज एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, तो एक कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जहां पे अब गौर से देखना कि कौन से कार्बन एटम यूज हो रहे हैं और कौन सा एटम लूज हो रहा है। ये बहुत गौर से देखने की चीज है। यहां से इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है। अब अल्फा ग्लूकोज जो पहला वाला था, पहले वाले अल्फा ग्लूकोज में कार्बन एटम नंबर 1 का OH में से सिर्फ H गया। दूसरे वाले अल्फा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 के OH में से पूरा का पूरा OH चला गया। अब इन चारों चीजों में से ये O, ये H, ये O, ये H, ये क्या रह जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। तो अब मैं उसको इस तरीके से बनाता हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले तो फिर से पेश करूंगा ये वाली अल्फा ग्लूकोज को दोनों, और अब मैं इरेज कर दूंगा इसी तरीके से आपने बनाना है। ये वाला बॉन्ड इरेज कर दिया, ये वाला बॉन्ड इरेज कर दिया। ये दोनों कार्बन, कार्बन एटम नंबर 1 of the first molecule and carbon atom number 4 of the second molecule are joined by an oxygen atom। अब इस बॉन्ड को सबसे पहले तो ये रिएक्शन का नाम लिखना बहुत जरूरी है इसके नीचे। रिएक्शन नेम या रिएक्शन टाइप, किस तरीके का रिएक्शन है ये? कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन। और इसको हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है, अगर हमें ये पता है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। यहां से मैंने एक H निकाला, एक OH निकाला, तो टोटल मिला के एक H2O माइनस हो गया, विच इज द लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से मैं इसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलता हूँ। ये तो हो गई पहली चीज। अब कंडेंसेशन रिएक्शन से ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कि ये और ये वाला कार्बन आइटम एक ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट है, इस बॉन्ड का नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो बॉन्ड नेम है, कौन से बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ? मैं ये वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड जिसमें दो आते हैं। सो बॉन्ड नेम इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड लिंकेज। अगर आपने ये टॉपिक स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ और बुक से भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सिंपल, जो कि बिल्कुल सही है। इस बॉन्ड का नाम सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। लेकिन ये जो मैंने पूरी चीज लिखी है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड लिंकेज, ये मैंने क्यों लिखा है? सबसे पहले तो बताने के लिए कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन से जो बॉन्ड बना है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है।
और ये एक लिंकेज है, मतलब ये ऐसा बॉन्ड नहीं है जो फौरन टूट जाएगा, इट्स अ लिंक बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड्स। तो ये पूरी चीज जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपको ज्यादा याद होगी, उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और बेहतर होगा। So 1,4 glycosidic covalent bond linkage between, in this case, two alpha glucose molecules to form this disaccharide. अब डाइसैकेराइड्स के हमने ऊपर नाम भी लिखे थे, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स, जो कि है सुक्रोज और माल्टोज। ये दो एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं। तो कौन से पॉइंट्स आपको मैं समझ दे देता हूँ इसमें याद रखना है। सबसे पहले बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, मतलब कौन सा एच, कौन सा ओ, और कौन से कार्बन आइटम में से निकलता है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है 1,4, इसीलिए क्योंकि पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से पहले कार्बन आइटम के साथ अटैच्ड ओएच के साथ काम करते हैं हम, और दूसरे मॉलिक्यूल में चौथे कार्बन आइटम के साथ अटैच्ड हाइड्रोक्सिल के साथ हम काम करते हैं। काम करते हैं मतलब वाटर निकालते हैं। तो 1,4 ग्लाइकोसाइड कोवलेंट बॉन्ड लिंकेज, पहली बात। दूसरी बात, ये टू अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स व्हेन लाइंड अप टुगेदर, व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, तभी ये रिएक्शन होता है। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। कभी कभार इस तरीके के बॉन्ड को ऑक्सीजन ब्रिज भी बोला जाता है, लेकिन ये बहुत कम टर्म यूज होता है। नॉर्मली हर कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलता है और एग्जाम में भी यही आएगा। कभी कभार इसको ऑक्सीजन ब्रिज भी बोला जाता है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ब्रिज जॉइंड बाय ऑक्सीजन। ऑल राइट, अब हम देखते हैं कि ये सुक्रोज, माल्टोज, और आई थिंक मैंने एक और लिखा था डाइसैकेराइड, देख लेते हैं, लैक्टोज, यस। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज की हम यूजेस देख लेते हैं। ये आपने आईजीसीएसई में भी पढ़ी होंगी, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। आपको याद है मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था लैक्टोज इंटॉलरेंट मिल्क का। जी। तो ये लैक्टोज वो शुगर होता है विच इज फाउंड इन मिल्क। सो लैक्टोज इज द शुगर फाउंड इन मिल्क। तभी जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनको लैक्टोज फ्री मिल्क दिया जाता है, उस मिल्क में ये शुगर नहीं होता। इज द शुगर फाउंड इन मिल्क। ये जो सुक्रोज है, ये प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट शुगर के तौर पे काम करता है, मीनिंग इन दिस फॉर्म, सुक्रोज के फॉर्म में carbohydrates are transported across the plant or throughout the plant. अच्छा, आपको ये याद है कि किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं इन द प्लांट? स्टार्च। स्टार्च, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्लूकोज की भी बात हो रही है, सुक्रोज की भी बात हो रही है, स्टार्च की भी बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट में स्टोर होते हैं स्टार्च की फॉर्म में, मूव करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में, लेकिन जो इनिशियल प्रोड्यूस होता है वो है ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये जो वो है माल्टोज, ये माल्टोज बनता है किस तरीके से कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मैंने ज्वाइन कर दिया, मतलब ये है तो डाइसैकेराइड। अब ये ग्लूकोज कुछ भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, तो ये ग्लूकोज कैन बी एनीथिंग। नॉर्मली नॉर्मली दो अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर दिया जाता है और उससे बना देते हैं हम माल्टोज, एक ऐसा डाइसैकेराइड जो कि ड्रिंक्स में यूज होता है, एंड इट इज मेड बाय टू अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स joined टुगेदर। अब हमने ये तो देख लिया कि माल्टोज कैसे बनता है, जो कि मैंने ऊपर बनाया था, टू अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स joined टुगेदर। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये पहला अल्फा ग्लूकोज और ये दूसरा अल्फा ग्लूकोज। लेकिन सुक्रोज किस तरीके से बनता है? सुक्रोज बनता है विथ वन अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड वन बीटा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। यहां पे मैं दिखाना चाहता था फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो अब हम वो यहाँ पे देखेंगे। सुक्रोज
is made of one alpha glucose प्लस वन बीटा फ्रक्टोज। अच्छा, अब ग्लूकोज की तरह अल्फा और बीटा होता है, वैसे ही फ्रक्टोज में भी अल्फा और बीटा होता है। अल्फा फ्रक्टोज हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में बीटा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को याद रखना और उसको ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल आ सकता है, तो उसको भी गौर से देखना, जस्ट लाइक फॉर अल्फा ग्लूकोज। सबसे पहले तो मैं बीटा फ्रक्टोज को सेपरेटली बनाता हूँ ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, इट्स अ हेक्सो शुगर, बिल्कुल सही है। लेकिन इवन दो इट्स द सेम एज ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा एज ग्लूकोज, इट्स अ आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। अब ये बनेगा किस तरीके से? पहले बिल्कुल नीचे एक ऑक्सीजन बना दो, राइट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद दो लाइनें आप इस तरीके से बनाओ जो कि रिप्रेजेंट करेंगी बॉन्ड्स को। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ बनाना किस तरीके से। ओहो, ये कर्व हो गया थोड़ा। हाँ, इस तरीके से आपने लाइनें बना दी। फिर आपने एक एसेंशियली पेंटागन को फिल करना है। मतलब कि दो लाइनें बनाने के बाद एक और लाइन कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, एंड देन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये है बीटा फ्रक्टोज। एवरी सिंगल कॉर्नर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एटम। अब ये कार्बन एटम, ये नंबर टू होगा, ये नंबर थ्री होगा, ये नंबर फोर होगा, और ये नंबर फाइव होगा। लेकिन ये नंबर वन और ये नंबर सिक्स का है। नंबर फाइव के साथ अटैच्ड होगा कार्बन एटम नंबर सिक्स, विच इज CH2OH। अब अल्फा फ्रक्टोज में C6H12 होता है, यहाँ पे विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट फाइव कार्बन एटम्स, राइट। बीटा फ्रक्टोज में, अच्छा अल्फा फ्रक्टोज में ये तो मैंने बता दिया कि छह कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अल्फा और बीटा में जैसे हमने ग्लूकोज में देखा, इट्स द ओनली डिफरेंस ऑफ, कौन सा डिफरेंस है अल्फा और बीटा ग्लूकोज में? ओ एच की प्लेसमेंट। OH की प्लेसमेंट। बीटा फ्रक्टोज में द प्लेसमेंट कम्स इन दिस CH2OH, but here we have talked about the second, third, fourth, fifth and sixth carbon atom. Where is the first carbon atom? The first carbon atom is this one, CH2OH। अब इसकी नंबरिंग थोड़ी अजीब सी लग रही है, आई नो। आपको उसको ड्रॉ करना सीखना है। कैसे? एक ऑक्सीजन बनाया, एक पेंटागन को कंप्लीट किया, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, ये छठा हो गया और ये पहला हो गया। सो द वे दिस वर्क्स इज, पहला कार्बन आइटम, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, and then the sixth one. So this is how the entire chain of beta fructose works. अब जो चौथा कार्बन एटम है उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा, और जो पहला, सॉरी, दूसरा कार्बन एटम है उसके साथ भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ बीटा फ्रक्टोज। मैं इसको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैं बार बार नई चीजें ला रहा हूँ। सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट ऑल टुगेदर। आई ड्रॉ ऑक्सीजन, आई कंप्लीट द पेंटागन, ईच कॉर्नर ऑफ द पेंटागन रिप्रेजेंट्स अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ऐसे दो, रिप्रेजेंट्स अ कार्बन आइटम, सॉरी। ईच कॉर्नर, while it represents a carbon atom, दो कार्बन आइटम ऐसे हैं जो कॉर्नर में नहीं आते, वो सेपरेटली लिखने होते हैं। यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे भी CH2OH। बाकी के चार मेरे कॉर्नर्स आ गए, टोटल बन गए छह कार्बन आइटम्स। और ऑक्सीजन आइटम्स भी आप देख सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पांच और छठा। ओके, अब हम ये देखेंगे कि इसमें 1,2 या 1,4, लेट्स सी, कौन सा ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड लिंकेज बनेगा और वो किस तरीके से बनेगा। पहले मैं अल्फा ग्लूकोज को पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, वेर इन कार्बन आइटम नंबर वन के साथ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कार्बन आइटम नंबर वन के साथ अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन एटम नंबर टू के साथ अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये पार्टिसिपेट करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन में। अब इसमें से मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, अब मैं ये जो निकाल रहा हूँ ना कि कार्बन एटम में से H और इसमें से OH, ये भी कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो
कि आप कार्बन आइटम में से OH और फ्रक्टोज वाले में से सिर्फ H। कोई भी आप तरीका आजमाओ, इट्स ऑल अप टू यू। एंड में क्या होना चाहिए, यू शुड हैव वन ऑक्सीजन लेफ्ट, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर बने वो कुछ इस तरीके का बने। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये OH वाले पार्ट को, यहाँ से O आ गया, और उसके साथ ये दूसरा कार्बन आइटम आ गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। दिस इज माई O राइट हेयर। Let me just draw this in a better way. Right. तो यहाँ पे O आ गया, दिस इज द फिफ्थ वन। छठा वाला यहाँ पे आ गया, CH2H। ऑब्वियसली ये ड्राइंग कम्स विद प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी ड्राइंग तेज और बेहतर होती जाएगी। तो ये तीसरा कार्बन आइटम आ गया, ये चौथा आ गया, पांचवा, दिस इज द सिक्स्थ कार्बन आइटम, दिस इज द सेकंड, दिस इज सॉरी द फर्स्ट कार्बन आइटम, एंड दिस इज द सेकंड कार्बन आइटम। कुछ इस तरीके से आपका ग्लाइकोसाइडिक कोवलेंट बॉन्ड लिंकेज बन गया। लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्या ये 1,4 है या 1,2 है? 1,2। 1,2, और क्यों? क्योंकि हमने 2 वाले कार्बन के OH के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन किया। बिल्कुल। सो आई विल कॉल दिस अ 1,2 ग्लाइकोसाइडिक कोवलेंट बॉन्ड लिंकेज। और ये ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है ना, इसको एम्फसाइज करने के लिए कि ये एक कोवलेंट बॉन्ड ही है, मुझे एग्जामिनर को ये बताना है कि मुझे पता है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है, इसीलिए मैं उसके नाम में ही लिख देता हूँ 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, glycosidic covalent bond linkage. So I'm ensuring that I know that this is a covalent bond, not an ionic or a metallic, blah blah blah. उस तरीके का बॉन्ड नहीं है। ये तो हमने बात कर ली डाइसैकेराइड्स की, इसके स्ट्रक्चर्स की, इसके यूजेस की, इसके फंक्शंस की, एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ डाइसैकेराइड्स जो होते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। So let me write the topic, polysaccharides। Polysaccharides, obviously, हमने ये देख लिया है कि they are an example of a polymer। और ये polysaccharides बनते इस तरीके से हैं with many monosaccharide molecules joined together by condensation। हर मोनोसैकेराइड को ज्वाइन किया जाता है एक चेन में बाय मींस ऑफ अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब अभी तक हमने सिर्फ एक ही बॉन्ड पढ़ा है, ग्लाइकोसाइडिक। आगे जाके हम दूसरे दूसरे तरीके के बॉन्ड पढ़ते जाएंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड्स में जाएंगे, वगैरह वगैरह। सो every monosaccharide in polysaccharide is joined together by means of glycosidic bond or glycosidic bonds। ओके। अब पॉलीमर्स पॉलीसैकेराइड्स की कुछ मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ जो मैंने ऊपर भी लिखी थी। सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और फिर स्टार्च हो गया। ये तीन मैं जानबूझ के बार बार सिर्फ तीन ही एग्जांपल्स लिख रहा हूँ बिकॉज दीज थ्री आर दी ओनली एग्जांपल्स इन द सिलेबस, और हम इन्हीं के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं स्टार्च की एंड ग्लाइकोजन की। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। अब मैं एक पॉइंट को यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी बना देता हूँ, क्योंकि, और वो पॉइंट क्यों मैं जरूरी कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स वो तरीके की फॉर्म्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर किया जाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्म में स्टोर होती हैं इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती हैं इन एनिमल्स। लेकिन मैं इनको ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर कर सकता? सो व्हाई नॉट ग्लूकोज, ये हमने पहले ही बात की थी इसके बारे में। अब मैं इसका जो प्रॉपर आंसर है वो लिखता हूँ।
और ये एग्जाम्स में भी आता है, व्हाई इज नॉट ग्लूकोज यूज्ड एज एन एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल? वो इसीलिए क्योंकि ग्लूकोज इज वाटर सॉल्युबल। अगर ग्लूकोज जो कि एसिडिक है, अगर वो वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व कर जाएगा, तो पूरे के पूरे सेल और उसका एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा। इसकी वजह से सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो साइटोप्लाज्म में हो रहे, वो हो जाएंगे अफेक्ट। एंड दैट वुड मीन कि हमारे सेल में जो रिएक्शन हमें फायदा दे रहे थे या नुकसान दे रहे थे, वट खत्म हो चुके हैं। इस व्हाट वुड दैट मीन इज डेथ ऑफ अ सेल। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ग्लूकोज को अपनी फॉर्म में कभी रखा ही नहीं जाए। जैसे ही ग्लूकोज प्रोड्यूस हो, डायरेक्ट स्टार्च में कन्वर्ट कर दो, या एनिमल्स में डायरेक्ट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात, that's a condensation reaction producing starch and glycogen. And the third thing, let's talk about the structure of starch. अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम सुकून सुकून से देखेंगे। स्टार्च दो सब्सटेंसेस से बनता है। सो स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। सबसे पहले सब्सटेंस का नाम है अमाइलोस, और दूसरे सब्सटेंस का नाम है अमाइलोपेक्टिन। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी भी थोड़ी सी डिटेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट एमाइलोज। मतलब व्हाट इज दिस एमाइलोज? एमाइलोज इज अनदर पॉलीसैकेराइड। मतलब ये तो मैंने बोला कि स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, लेकिन स्टार्च भी बनता है दो पॉलीसैकेराइड से, जो कि हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये पहला पॉलीसैकेराइड अमाइलोज इज मेड बाय कंडेंसेशन रिएक्शंस। ऑलवेज डाइसैकेराइड बनाना है, पॉलीसैकेराइड बनाना है, मतलब मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन करने की बात है, कंडेंसेशन रिएक्शन। और जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसका नाम होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नंबर चेंज हो सकता है, 1,4, 1,2, 1,6, आगे जाके देखेंगे, लेकिन इट विल ऑलवेज बी अ ग्लाइकोसाइडिक कोवलेंट बॉन्ड लिंकेज। सो रिएक्शंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से होता ये है कि अमाइलोज बन जाता है अ लॉन्ग चेन ऑफ मेनी 1,4 linked अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। मतलब बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मैंने एक चेन में बना दिया, एक लंबी सी चेन विच इज जॉइंड एंड टू एंड। राइट। लेकिन अब ये चेन जो है, बिकॉज अमाइलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, ये तो बहुत बड़ी बनती है। Thousands and tenth of thousands of alpha glucose molecules are joined together in condensation reactions. तो इतने लंबे मॉलिक्यूल को छोटा कैसे बनाया जाए, क्योंकि सेल तो बहुत छोटा होता है। उसके अंदर अमाइलोज को स्टोर करना और उसको स्टार्च में यूज करना, मतलब कि अमाइलोज को एक बहुत छोटा साइज का होना चाहिए। तो इसको छोटी साइज का इस तरीके से बनाया जाता है कि द लॉन्ग अमाइलोज चेन्स आर कर्व्ड। इन चेन्स को कर्व कर दिया जाता है एंड इनको कॉइल कर दिया जाता है इनटू हेलिकल स्ट्रक्चर्स और हेक्सिकल स्ट्रक्चर्स, कुछ भी नाम ले सकते हैं। सो दे आर कॉइल्ड इनटू हेलिकल स्ट्रक्चर्स in order to ensure it does not take up much place in the cell. It does not take up much place in the cell. यहाँ एमाइलोज की बात खत्म होती है, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल तो आप पूछ लो। नहीं। ओके।
अब इस दूसरे पॉलीसैकेराइड की बात कर लेते हैं, विच इज अमाइलोपेक्टिन। हमने ये देख लिया अमाइलोज बहुत लंबी चेन होती है, अल्फा ग्लूकोज से बनती है, 1,4 के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन में भी 1,4 लिंक अल्फा ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। लेकिन फिर इन पॉलीसैकेराइड्स को अलग अलग नाम क्यों दिया जाता है? वो इसीलिए क्योंकि अमाइलोपेक्टिन की जो चेन्स होती हैं अमाइलोज के मुकाबले में छोटी होती हैं, सो द चेन्स आर शॉर्टर व्हेन कंपेयर टू अमाइलोज। और इन चेन्स में 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस भी होती हैं। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस कैसे होती हैं 1,6 की? 1,4 तो हमें यहाँ पे समझ आ गया ना, ये वाला और ये वाला। 1,6 इस तरीके से हो सकती हैं जब ये वाला अल्फा ग्लूकोस मॉलिक्यूल ये वाले अल्फा ग्लूकोस मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाए। सो आई हैव एन अल्फा ग्लूकोस मॉलिक्यूल हियर, आई हैव अनदर अल्फा ग्लूकोस मॉलिक्यूल ऑन टॉप ऑफ इट। इसकी वजह से क्या होगा? ये वाला कार्बन एटम ये वाले कार्बन एटम के ऊपर आ जाएगा। सो कैन यू इमेजिन इट लाइक दिस? ये वाला कार्बन एटम इसके ऊपर आ जाएगा। सही। मैं इसको बना के भी दिखा देता हूँ ऑन हाउ बोथ अल्फा ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स विल कम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस OH को दूसरी तरीके से बना लूं लाइक दिस, तो अब ये देखो, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम दूसरे के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनेगा। यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, इसको मैंने इरेज कर दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया और बॉन्ड बन गया इसका और इस कार्बन का। सो दिस इज अ 1,6 ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड लिंकेज। अब इस बॉन्ड को मैं और भी उस तरीके से बना देता हूँ जिस तरीके से हमने पढ़ा। तो दो, तीन और फिर चार। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक कार्बन, उसके साथ ऑक्सीजन, उसके साथ दूसरा कार्बन, जिस तरीके से हमने 1,4 पढ़ा था। एक कार्बन, ये तो 1,2 है, ये वाला। एक कार्बन, उसके साथ ऑक्सीजन, उसके साथ एक और कार्बन नंबर 4। तो ये है 1,6 किस तरीके से बनता है, और अमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों होता है। अगर 1,6 होता है इसका मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि अमाइलोज की चेन्स होती हैं कुछ इस तरीके से, सॉरी कुछ इस तरीके से। अमाइलोपेक्टिन की चेन्स होती हैं कुछ इस तरीके से। एक तो लंबी चेन तो होती है, उसके नीचे भी एक और चेन चल रही होती है। एंड यू सी व्हाई ऑल ऑफ दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस चेन इज 1,4। लेकिन इन चेन्स के बीच में भी बॉन्ड है जो कि है 1,6। और वो तभी होगा ना जब एक ग्लूकोस मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है वो नीचे वाले ग्लूकोस मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो वी हैव टू पैरेलल चेन्स रनिंग अगेंस्ट ईच अदर इन अमाइलोपेक्टिन। इसीलिए हम अमाइलोज को अमाइलोपेक्टिन से अलग बोलते हैं। अब अगर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों पॉलीसैकेराइड्स को साथ में देखा जाए, तो इन दोनों के मिक्सचर्स मेक अप स्टार्च के मॉलिक्यूल्स। ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स, उनकी लोकेशन होती है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट वो जगह होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ये आगे जाके अगर आप चैप्टर 12 देखोगे ना, तो चैप्टर 12 सॉरी चैप्टर 13 पूरा फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है A2 में। वहां पूरा बताता है फोटोसिंथेसिस होती किस तरीके से। लेकिन अभी के लिए यू नो दिस के जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। और वहीं पे ग्लूकोज बनता है जिसको स्टार्च में कन्वर्ट करके वहीं पर ही स्टोर कर दिया जाता है। तो ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट में प्रोड्यूस हुआ, उसको कन्वर्ट किया स्टार्च में और उसको वहीं पर स्टोर कर लिया। सो दैट्स व्हाई स्टार्च ग्रेन्स आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। राइट। स्टार्च कभी भी एनिमल सेल्स में हमें मिलेगा नहीं।
क्योंकि ग्लाइकोजन हमें उसकी जगह मिलता है एनिमल्स में। अब ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि इसके पास मॉलिक्यूल्स तो हैं इसके अंदर, जैसे स्टार्च के अंदर था ना अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। एंड दीज मॉलिक्यूल्स, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ग्लाइकोजन हैज मॉलिक्यूल्स वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अब यहाँ एक बहुत जरूरी चीज है समझने की, ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन नहीं होता, ग्लाइकोजन में दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। इसका मतलब ग्लाइकोजन में भी मुझे दिखेंगी 1,4 और 1,6 वाली ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड लिंकेजेस। अगर ये अमाइलोपेक्टिन से मॉलिक्यूल रिजेंबल करता है, इसका मतलब इसमें 1,4 भी होंगी एंड 1,6 वाली लिंकेजेस भी होंगी। राइट। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। 1,4 वाले अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मैंने ऐसे बना दिया, एक हेक्सागोन की शेप में। तो इसको आप सोच सकते हो कि ये सारे के सारे 1,4 लिंकेजेस हैं, लेकिन 1,6 भी तो है। तो वो 1,6 शुरू होता है कुछ यहां से, सो सम वॉट लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखो, एक लाइन चल रही है यहाँ पे, एक लाइन चल रही है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में इज व्हाट वी कॉल 1,6। अब ये ग्लाइकोजन की लोकेशन कहाँ होती है? स्टार्च सेल्स की तो हमें पता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स की तो हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। ग्लाइकोजन की जो लोकेशन है दैट इज इन लिवर सेल्स, क्योंकि लिवर वो वाली जगह होती है जहां पे ग्लूकोज की सबसे ज्यादा जरूरत भी होती है, और ग्लूकोज वहां पर ही ब्रेक डाउन होता है और यूज भी होता है और कन्वर्ट भी होता है। तो लेट्स से कि अगर बॉडी में कहीं भी एनर्जी की जरूरत है, तो हर कोई बोलेगा लिवर सेल मुझे एनर्जी की जरूरत है, मुझे एनर्जी दो। तो ग्लाइकोजन लिवर सेल्स के अंदर है, लिवर सेल्स क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज को ट्रांसफर करेगा, और वहां पे वो ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी को यूज कर सकता है। तो आज के लिए हम यही तक रखते हैं, यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ लो। सवाल तो नहीं है, लेकिन ये ग्लाइकोसिडिक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, समझ में नहीं आया अच्छा, इतना खास। ग्लाइकोसाइड की जो बॉन्ड है ये किस तरीके से बन रहा है? नहीं, ग्लाइकोसिडिक कह रहा हूँ, ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन का, अच्छा। ग्लाइकोजन को मैं बता देता हूँ। ग्लाइकोजन का सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब जैसे स्टार्च के अंदर अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन इज आल्सो मेड अप ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है टू अमाइलोपेक्टिन, नॉट द सेम बट वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। सो लेट्स से ये अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं सारे ग्लाइकोजन में, और दिस इज द मॉलिक्यूल सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन मेकिंग अप ग्लाइकोजन। अब इसमें 1,4 की भी लिंकेजेस है, मतलब कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, लाइक दिस, एक के बाद एक के बाद एक। यहां भी मैं एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाऊंगा, उसको इसी बॉन्ड से ज्वाइन करूंगा। 1,4 की अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की एक लंबी सी लाइन चलती रहेगी। एक तो ये बात, दिस प्रूव्स 1,4 वाली लिंकेज। दूसरी जो चीज है वो है 1,6 वाली लिंकेज। 1,6 वाली लिंकेज तब बनेगी जब एक अल्फा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा, मतलब अब उसके साइड बाय साइड नहीं होगा जैसे हम पहले देख रहे थे, उसके ऊपर आ जाएगा। अब जब उसके ऊपर आ सही, समझ जाएगा गया। तो एक नई ब्रांच बन जाएगी, सही। और वही यहाँ पे मैंने बनाई है एक और ब्रांच। राइट, कोई और सवाल? जैसे अभी आपने बताया था कि स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज होता है, तो यस। जो ग्लाइकोजन के अंदर होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका नाम। ग्लाइकोजन में जो नाम है वो जानना जरूरी नहीं है, वी जस्ट नीड टू नो कि इट इज अ मॉलिक्यूल व्हिच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। तो हमने क्या किया, हमने उसका नाम भी नहीं बताया, लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी हमने डिस्क्राइब कर दिया। सही है। ऑल राइट।
अच्छा एक चीज, मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था अभी। कौन सा सेशन था ये वाला जो अभी खत्म हुआ है अक्टूबर नवंबर का, जिसमें आपने भी अपने ओ लेवल्स दिए हैं। तो अ फ्यू स्लॉट्स ओपनड अप फॉर मी, कुछ आवर्स। तो अगर आपको कुछ बच्चों को रेफर करना हो, फील फ्री टू डू सो। सही है। ऑल राइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।